Good morning everyone. Last क्लास में we started with the human digestive tract. अब हमने digestive glands सब पढ़ लिए थे. अब हम अपना human digestive tract जो हमने कहा था 6 से 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, वो ट्यूब कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाएगी वो हमको पढ़ना था. अभी हमने पहला पार्ट स्टार्ट किया था. That was mouth. माउथ के बारे में मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था अभी. माउथ क्या है, माउथ के अंदर वेस्टिब्यूल पार्ट क्या होता है और बकल कैविटी क्या है. बकल कैविटी की छत को हमने पैलेट कहा था और बकल कैविटी के फ्लोर पर रखा हुआ था टंग. उसके अलावा हमने पैलेट के दो पार्ट पढ़े थे, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट. और हमने कहा कि बकल कैविटी के साथ एसोसिएटेड हम दो और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. एक हम टंग का डिटेल पढ़ेंगे और एक हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी माउथ के अंदर ही हमने पहला पार्ट जस्ट स्टार्ट किया था, टंग, या इसको मैंने कहा था लिंगुआ. तो देखो उसकी थोड़ी सी बातें अभी एक बार रिवाइज करते हैं. हमने टंग में इतना कहा कि ये वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है. दूसरा, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है और ये पूरा मस्क्यूलर है, मसल्स का बना है. तो इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये मसल्स वॉलेंट्री मसल्स हैं जो कि अंडर आवर कंट्रोल रहती हैं. दूसरा, हमने कहा एंटीरियर एंड, ऊपर की तरफ से ये एंड फ्री रहता है और जो अटैचमेंट है वो नीचे को या पीछे को जा कर के होती है. और टंग को यहाँ से अटैच करने वाला ये स्ट्रक्चर था लिंगुअल फ्रेन्यूलम. उसका नाम क्या था? लिंगुअल फ्रेन्यूलम. लिंगुअल फ्रेन्यूलम का काम था कि टंग को फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से अटैच करे. अगर ये लिंगुअल फ्रेन्यूलम बहुत लंबा हो जाए या रिजिड स्ट्रक्चर हो जाए तो ऐसा इंसान ठीक से शब्द नहीं बना पाएगा और इस साइंटिफिक डिफेक्ट को कहते हैं एनकाइलोग्लॉसिया. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. और मैंने कहा था कि टंग के पास दो ग्लैंड्स हैं. एक का नाम है नून्स ग्लैंड जो म्यूकस बनाता है और दूसरा है एबनस ग्लैंड जो लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट करता है. तो इतनी बात हमने टंग में कर लिया था. अब हम आगे टंग का स्ट्रक्चर देखते हैं. सब लोग देखेंगे. तो देखो ये हो गया एंटीरियर एंड, ये हो गया पोस्टीरियर एंड. अगर टंग को मैग्नीफाई करके देखा जाए तो टंग के ऊपर ना एक उल्टा वी दिखाई देता है. सीधा वी नहीं, उल्टा वी दिखाई देता है कुछ इस तरह से. इस इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस. पहले एक बार समझ लो फिर मैं सब कुछ लिखा दूंगी. टंग के ऊपर एक इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सल्कस टर्मिनालिस. ये रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियोनिक लाइफ की एक डक्ट जिसका नाम है थायरोग्लॉसल डक्ट. जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे तब हमारे टंग पर कोई डक्ट बनी थी जिसका नाम था थायरोग्लॉसल डक्ट. वो क्यों बनी, उसने क्या काम किया और वो कब और कैसे गायब हो गई, किस वजह से गायब हो गई, ये सब डिटेल्स हमें ना तो बहुत ज़्यादा पता है और हमें नहीं जानना. लेकिन अगर मैं कहीं मिट्टी में खुदाई कर दूं और फिर उसमें मिट्टी भर दूं, पता तो चलेगा ना कभी खुदाई हुई थी. ऐसे ही टंग पर कभी एक डक्ट बनी थी, चाहे अब वो डक्ट भर गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन बनी थी. इस बात का एक हल्का सा मार्क वहाँ छूट गया है, इम्प्रेशन छूट गया है. वही इम्प्रेशन को हम क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनालिस. तो ये अब कोई डक्ट हमारे पास नहीं है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में थी. लेकिन इस लाइन की वजह से देख रहे हो टंग के दो पार्ट हो रहे हैं. ये जो
अंदर की तरफ जाएगा, इसे कहते हैं फेरेंजियल पार्ट। और ये जो आगे एक्सपोज्ड है, इसे कहते हैं ओरल पार्ट। मतलब ये इस तरह से हमारा टंग रखा है, तो ये वाला पीछे जो है ये फेरेंजियल है, और ये जो हमें आगे से दिखता है पूरा, ये कौन सा पार्ट है? ओरल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट में कुछ मासेस ऑफ सेल्स रखे हुए हैं इस तरह से। ये कुछ मासेस ऑफ सेल्स हैं, इनका नाम है लिंगुअल टॉन्सिल। बंडल्स ऑफ सेल्स हैं या मासेस ऑफ सेल्स हैं, कुछ भी कह सकते हो। ये सेल्स किस चीज़ का काम करते हैं, कहाँ इन्वॉल्व हैं, इन टॉन्सिल्स क्यों कह रहे हैं, ये सब एक आपको हम आगे लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाते हैं चैप्टर में, उसमें समझाऊंगी डिटेल। फ़िलहाल बस क्या याद रखना है, यहाँ पर एक सेल्स का बंडल प्रेजेंट है। अब ये जो ओरल पार्ट है ये वाला, इसके ऊपर छोटे छोटे से कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें पैपिले कहते हैं। देखो कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। ये जो पैपिले मैंने सबसे ज़्यादा बनाए, इनको ऐसा क्या मानना है, छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस हैं टंग के ऊपर। ये जो सबसे ज़्यादा है नंबर में, इनका नाम है filiform papillae. So the most abundant projection present on the tongue are called filiform papillae. इन पैपिला में, हर एक को पैपिला कहेंगे, इन पैपिला में कोई टेस्ट बड्स नहीं होते, इनके पास सिर्फ थिग्मो रिसेप्टर्स हैं। मतलब टंग के ऊपर कुछ रखा है, टच हुआ टंग पे कुछ, उस बात का सिग्नल ये हमें देते हैं, ये हमें फीलिंग करवाते हैं कि हमारे टंग पर कुछ रखा गया है। सो फिलीफॉर्म पैपिले मोस्ट अबंडेंट हैं, बट दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बड्स, बट दे कंसिस्ट ऑफ थिग्मो रिसेप्टर्स, यानी कि टच रिसेप्टर्स। तो आपके टंग पर कुछ रखा गया है, इस बात का पता ये देते हैं। इनके अलावा नंबर में कम, लेकिन इनसे कम फिलीफॉर्म से, लेकिन फिर भी टंग पर काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूटेड, इनका नाम है फंजीफॉर्म पैपिले। सुनते जाना पहले, बाकी मैं सब लिखा दूंगी अभी। ये जो फंजीफॉर्म पैपिले हैं, ये फिलीफॉर्म से नंबर में कम हैं, लेकिन इनका काम रहेगा टू हैव टेस्ट बड्स, और टेस्ट बड्स के अंदर प्रेजेंट हैं गस्टैटो रिसेप्टर्स। गस्टैटो शब्द का मतलब होता है टेस्ट बताने वाले रिसेप्टर्स। तो टंग का मेन काम तो हम यही कहते हैं कि टंग हमें टेस्ट परसेप्शन बताएगा, टेस्ट का सेंसेशन यही ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो टंग के ऊपर ओरल पार्ट पर प्रोजेक्शंस हैं जिनका नाम है पैपिले। हर एक पैपिला में टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स में टेस्ट रिसेप्टर्स हैं जिन्हें गस्टैटो रिसेप्टर्स कहते हैं, और वही टेस्ट का मतलब खाने में जो केमिकल है उसको उठा करके सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन के पास। अब ये टेस्ट कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, क्या हमने पहले इसे कभी टेस्ट किया है, इन सब बातों को परसीव ब्रेन करता है। टंग हमें सिर्फ सेंसेशन पहुंचाने में हेल्प करता है ब्रेन तक। तो सबसे अबंडेंट वाला मैंने कौन सा बताया, फिलीफॉर्म पैपिले, जिसमें टच रिसेप्टर्स हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, फंजीफॉर्म पैपिले, जिसमें प्रेजेंट हैं गस्टैटो रिसेप्टर यानी कि टेस्ट रिसेप्टर। अब तीसरा सुनो, साइज में सबसे बड़ा
लेकिन नंबर में थोड़ा कम। ये नंबर 3 मैंने साथ साथ दिखाया है सल्कस टर्मिनालिस के। इसका नाम है सर्कमवैलेट papillae. So, largest in size, present along the sulcus terminalis, और इनके पास भी प्रेजेंट हैं गस्टैटो रिसेप्टर्स। सेम कहानी। अब एक फोर्थ नंबर और है, ये देखो, ये वाले ना इंसान में, ह्यूमंस में बहुत रिड्यूस हो गए हैं, मतलब इनका नंबर बहुत कम है, और जो बचे हैं उनका साइज़ भी बहुत कम है। और ये हमारे अंदर ना वेस्टिजियल हैं। वेस्टिजियल मतलब स्ट्रक्चरली दिखते तो हैं बट किसी काम के नहीं हैं। तो हमें बस नाम याद करना है कि इन केस कोई नाम दे दे पेपर में तो हमें पता हो कि हाँ ऐसा कुछ होता है। बाकी फंक्शन नहीं है तो हमें इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी है। तो ये नंबर 4 है, फोलिएट पैपिले, जो ह्यूमंस में बहुत रिड्यूस हो चुके हैं। तो अब आप पहले इतना लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। टंग वाला हेडिंग आपने लिखा हुआ था, उसी में आगे कंटिन्यू करना है। मैंने इसको फिर से लिखा है, आप फिर से नहीं लिखेंगे। आपने नंबर 1 माउथ लिखा था, माउथ के अंडर आप टंग हेडिंग डाल चुके हो। तो लिखो टंग में एन इन्वर्टेड V-shaped structure an inverted V-shaped structure, ulta V, an inverted V-shaped structure is present on human tongue. An inverted V-shaped structure is present on human tongue called sulcus terminalis. ये लिखा, called sulcus terminalis, comma, this represents the embryonic remnants का मतलब होता है remains. It represents the embryonic remnants of thyroglossal duct. रिपीट कर रही हूँ, an inverted V-shaped structure is present on human tongue called sulcus terminalis, comma, which represents the embryonic remnants of thyroglossal duct, which represents the embryonic remnants of thyroglossal duct. Next line. This sulcus divides the tongue. This sulcus divides the tongue into anterior oral part, into anterior, ये लिखा, oral part and posterior pharyngeal part. Repeating,
दिस सल्कस डिवाइड्स द टंग इनटू anterior oral part and posterior pharyngeal part. नेक्स्ट लाइन, अभी हम pharyngeal part का कोई डिटेल नहीं देख रहे, सिर्फ ओरल पार्ट के बारे में। लिखो, द ओरल पार्ट ऑफ टंग, द ओरल पार्ट ऑफ टंग कंसिस्ट ऑफ minute projections called papillae. Oral part of tongue consists of minute projections, ये लिखा, minute projections called papillae. अब जिस सीक्वेंस में डायग्राम में समझा था वैसे ही लिखेंगे। नंबर 1 फिलीफॉर्म पैपिले, नंबर 1 है फिलीफॉर्म पैपिले। लिखो, फिलीफॉर्म पैपिले में मोस्ट अबंडेंट इन नंबर, सबसे ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट इन नंबर, बट दे डू नॉट हैव एनी टेस्ट बड्स प्रेजेंट। मोस्ट अबंडेंट इन नंबर फिलीफॉर्म के लिए, बट दे डू नॉट हैव एनी टेस्ट बड्स and only consist of thigmoreceptors. ये लिखा, टच रिसेप्टर्स, बट ओनली कंसिस्ट ऑफ थिग्मोरिसेप्टर्स या टच रिसेप्टर्स। रिपीट कर रही हूँ, फिलीफॉर्म पैपिले के लिए मोस्ट अबंडेंट इन नंबर, बट दे डू नॉट हैव एनी टेस्ट बड्स प्रेजेंट एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली थिग्मोरिसेप्टर्स या टच रिसेप्टर्स। अब लिखो नंबर 2 फंजीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले नंबर 2 सब डायग्राम में लिखा हुआ है। इसके आगे लिखो, दे कंसिस्ट ऑफ गस्टैटोरिसेप्टर्स यानी के टेस्ट रिसेप्टर्स। दे कंसिस्ट ऑफ गस्टैटोरिसेप्टर्स या टेस्ट रिसेप्टर्स। अब लिखो नंबर 3, ये वाला, सर्कमवैलेट पैपिले, सर्कमवैलेट पैपिले। इसमें लिखो, लार्जेस्ट इन साइज, कॉमा, they also consist of gustatoreceptors. सेम लिखना है, they also consist of gustatoreceptors. अब लास्ट देखो, नंबर 4 फोलिएट पैपिले, नंबर 4 है फोलिएट पैपिले। फोलिएट पैपिले के आगे लिख देंगे, these are reduced या vestigial in humans। फोलिएट पैपिले के आगे these are reduced और vestigial in humans। ठीक है, तो ये पैपिले की बात हो गई। डायग्राम आप लोगों ने कैप्चर कर लिया होगा, साथ साथ देखते जाया करो। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। ये हमने टंग का स्ट्रक्चर ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट देखो,
अब हम सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम अपने टंग पर 4 टेस्ट परसीव कर सकते हैं जिनको हम टेस्ट जोन्स कहते हैं। देखो यहाँ देखो, ये जो टिप पर और थोड़ा सा सेंटर पर है, ये है स्वीटनेस डिटेक्ट करने वाला जोन। वो जो साइड में और थोड़ा थोड़ा सेंटर में आ रहा है, ये है सॉल्टी खाना डिटेक्ट करने का जोन। देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप सब जोन्स में हो रहा है। उसी सॉल्ट के अंदर थोड़ा सा ओवरलैपिंग साइड में सार खट्टा वाला जोन, और सबसे आखिरी में जहाँ सरकम वैलेट पैपिले थे वो है बिटर वाला, कड़वा वाला जोन। और जो हम कहते हैं ना मिर्ची लग रही है, चिलीज खाते हैं हम, तो हम कहते हैं मिर्च लग रही है। मिर्च कोई टेस्ट सेंसेशन नहीं है, वो सिर्फ पेन सेंसेशन होता है। जो हमारे टच रिसेप्टर्स थे ना, थिग्मो रिसेप्टर्स, जब उस पर कुछ ऐसा चीज़ रखा गया जैसे कि चिली, तो वो टच होते ही हमें दर्द होने लगता है और हम कहते हैं कि वो दर्द एक टेस्ट है। तो चिलीज डू नॉट हैव एनी टेस्ट। लिखो, पहले यही लिखो, चिलीज डू नॉट हैव एनी टेस्ट बट they give us a pain sensation. Chilies do not have any taste, but they give us pain sensation on tongue. But they give us pain sensation on tongue. Next लिखो, human tongue has 4 different taste zones. Human tongue has 4 different taste zones. That is sweet, salt, sour and bitter. That is sweet, salt, sour and bitter. साथ साथ आप डायग्राम बना सकते हो इसका। और देखो, एक और केमिकल है, ध्यान से सुनना, उसका नाम है सोडियम ग्लूटामेट। ये बाहर जो रेस्टोरेंट वाले खाना बनाते हैं उस केमिकल को डालते हैं एज अ टेस्ट एनहांसर। जैसे कि मैं घर में आपको बहुत अच्छा सा चाइनीज़ खाना बना के खिलाऊं, या मैं अच्छा सा कढ़ाई पनीर बना के खिलाऊं, बहुत अच्छा बनाया मैंने, लेकिन तब भी आप घर का खाना और रेस्टोरेंट के खाने में डिफरेंस पता कर लोगे। तो बाहर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं खाने में, जिसमें से वन ऑफ द केमिकल्स इज सोडियम ग्लूटामेट। उस सोडियम ग्लूटामेट को पहचानने के लिए इंसान के टंग पर एक 5वां टेस्ट सेंसेशन डिटेक्ट हुआ है, जिसे उमामी या सेवरी टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट जोन कहाँ है, मतलब कि यहाँ है कि यहाँ है, ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमारे ब्रेन में एक 5वां सेंसेशन फील होने लगा है, ये बात पक्की है। तो टेस्ट जोन हमें एग्जैक्टली नहीं जानना, लेकिन एक बार DPMT दिल्ली वाले एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था
कि अगर फिफ्थ केमिकल टेस्ट डिटेक्ट होता है टंग पर तो वो कौन सा टेस्ट है, नाम क्या है उस टेस्ट का। जैसे हम मीठा कहते हैं स्वीट, वैसे उसका नाम है सेवरी टेस्ट। और वो किस केमिकल के लिए है, दैट इज़ फॉर सोडियम ग्लूटामेट। तो नीचे एक नोट लिखो इसके, अनदर फिफ्थ टेस्ट जोन detected on human tongue another fifth taste zone detected on human tongue for chemical sodium glutamate. Another fifth taste zone detected on human tongue for chemical sodium glutamate. And this taste is named as, and this taste is named as umami या सेवरी। पूरा नोट लिख दो नीचे, अनदर फिफ्थ टेस्ट जोन डिटेक्टेड ऑन ह्यूमन टंग फॉर केमिकल सोडियम ग्लूटामेट एंड दिस टेस्ट इज नेम्ड एज उमामी या सेवरी टेस्ट। तो देखो, अब हमने टंग का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने टेस्ट जोन्स भी सारे पढ़ लिए। अब एक आखिरी बात बस टंग में पढ़नी है। हमने कहा हमारे टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं। अब ये टेस्ट बड्स कैसे दिखते हैं वो बस हमें समझना है। तो ध्यान से सुनो, ह्यूमन टंग के ऊपर, हमारे टंग के ऊपर जो माइन्यूट प्रोजेक्शंस थे पैपिला, उन पैपिला में हर एक पैपिला में 80-100 टेस्ट बड होते हैं। कहाँ कहाँ पर, फंजीफॉर्म पैपिले और सर्कमवैलेट पैपिले। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे टंग पर जो प्रोजेक्शंस हैं यानी कि पैपिले, हर पैपिला के ऊपर 80 से 100 टेस्ट बड्स होते हैं। तो टोटल हमारे टंग पर करीब 9000 टेस्ट बड्स प्रेजेंट हैं। दूसरी बात, विद एज नंबर ऑफ टेस्ट बड्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब मैं ये नहीं कह सकती सबके इतनी तेज़ी से कम होंगे या इस रेट से कम होंगे, लेकिन ये पता है कि विद एज धीरे धीरे ये नंबर में कम होते हैं। और कभी ये सोचा है कि बहुत टेस्टी सा कुछ घर में बन रहा होता है, हमने अभी टेस्ट नहीं किया होता, लेकिन हम पहले ही कहना शुरू कर देते हैं स्मेल करके कि भाई आज तो खाना लग रहा है बड़ा स्वाद बना है। हमने ये कैसे कह दिया बिना टेस्ट किए कि स्वाद बना हुआ है? क्योंकि इंटरेस्टिंग एक फैक्ट, हमारे फैरिंग्स में, जो नाक के पीछे से ही शुरू हो जाता है, अभी बताऊंगी डिटेल में, हमारे फैरिंग्स में, बकल कैविटी की छत में यानी कि पैलेट में, और इनफैक्ट ईसोफेगस के ऊपर ऊपर के कुछ हिस्सों में भी टेस्ट बड्स होता है। तो जब खाने की स्मेल हमारे नाक से और मुंह से जाती है, हम तभी बता देते हैं कि खाना बहुत टेस्टी है, अगर खाने में से स्मेल आ रही है तो। ठीक है, तो लिखो पहले इतनी बात, ईच पैपिला, each papilla consists of about 80 to 100 taste buds, 80 से लेकर 100 तक। Each papilla consists of 80 से 100 taste buds
So human tongue has total approx 9,000 taste buds. So human tongue has total approx 9,000 taste buds. Next line. Number of these taste buds keep on decreasing with our increasing age. Number of these taste buds keep on decreasing with our increasing age. Next point. There are some taste buds also found in pharynx, on palate, and even in some parts of esophagus. In pharynx, on palate, and even in some parts of esophagus. चलो अब देखो, अब आपको लोकेशन समझ आ गई। पैपिला में टेस्ट बड है, टेस्ट बड में टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। तो अब हम एक टेस्ट बड का वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, ऐसे काट करके देखते हैं। जब ऐसे काटते हैं ना तो हम उसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन कहते हैं, और ऐसे काटें तो क्या, वर्टिकल सेक्शन। तो पहले यहाँ देखो, फिर लिखाऊंगी। देखेंगे सब लोग यहाँ। ये मैंने एक टेस्ट बड को वर्टिकली काटा तो मुझे वहाँ पर 3 तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और इन सब सेल्स के ऊपर एक एपिथीलियम लेयर है। तो देखो, ये जो सेल लेयर है ये एपिथीलियल सेल्स की है, और एपिथीलियल सेल्स ने क्या करा, एक जगह ना बीच में एक गैप सा और एक खड्डा सा क्रिएट कर दिया है। इसे कहते हैं टेस्ट पोर। हर एक टेस्ट बड में टेस्ट पोर होगा तो वहाँ सलाइवा गिरेगा, सलाइवा में खाना घुलेगा, तभी ये टेस्ट बड के सेल्स एक्टिव होंगे। तो देखो, जिन सेल से मैंने नर्व फाइबर्स निकाले हैं इन्हें कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स या
कीमो रिसेप्टर सेल्स। ये सेल्स वो हैं जो केमिकल को डिटेक्ट करके उसको एक नर्व इम्पल्स बनाकर ब्रेन की तरफ भेजेंगे। इनके बीच बीच में जो मैंने लंबे सेल्स ही दिखाए हैं बट जिनमें नर्व फाइबर्स नहीं दिखाए, ये हैं नंबर 2 सपोर्टिंग सेल्स। और जो मैंने नीचे को दिखाए हैं छोटी हाइट के, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये नंबर 3 हैं बेसल सेल्स। और जो लंबे वाले सेल्स हैं गस्टेटरी रिसेप्टर सेल और सपोर्टिंग सेल्स, इनके ऊपर ये जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं बहुत सारी, इन माइन्यूट एपिथेलियल सेल फोल्डिंग्स को माइक्रोविलाई कहते हैं। तो चलो अब एक बार फिर से समझो। पैपिला में टेस्ट बड था, मैंने टेस्ट बड को काटा और देखा उसका साइज होता है 70 माइक्रोमीटर इंटू 50 माइक्रोमीटर, यानी कि उसके लेंथ और उसका विड्थ। ठीक, सुनना मैं सब लिखाऊंगी अभी। अब हर टेस्ट बड में 3 तरह के मुझे सेल्स दिखाई दिए। जो लेंथ में लंबे हैं, ऊपर से फोल्डेड हैं माइक्रोविलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया, और जो नर्व इम्पल्स बनाकर ब्रेन को भेजते हैं, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल हैं, उनका नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर सेल या कीमो रिसेप्टर सेल। उनके साथ साथ जो लेंथ में लंबे हैं उनका भी सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन वो नर्व इम्पल्स नहीं बना के भेजते, बल्कि उनका काम है रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ दीज सेल्स। इन सेल्स का नाम है सपोर्टिंग सेल्स। तो देखो, जो आपके गस्टेटरी रिसेप्टर सेल हैं, टेस्ट पता करने वाले सेल, वो करीब करीब 10-12 दिन तक ही ज़िंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इन सेल्स का रिपेयर करना, खराबी को ठीक करना, और जब नंबर कम हो जाए तो नया सेल बना के देना, ये वाला रिपेयर रीजनरेशन करेगा सपोर्टिंग सेल। और जो लेंथ में बहुत छोटे हैं, नीचे नीचे ही रह गए, और जो तेज़ी से डिवाइड करके सपोर्टिंग सेल्स को बनाते हैं, उनका नाम है बेसल सेल्स। बेसल से मतलब है बेस पर, सबसे नीचे। तो देखो, अब पूरी कहानी एक बार देख लेते हैं। बेसल सेल्स विल डिवाइड टू फॉर्म सपोर्टिंग सेल्स, and then supporting cells help in repair and regeneration of gustatory receptor cells. इस पूरे सेटअप के नीचे ऊपर ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो कुछ इस तरह से अरेंज हुए कि उनके बीच में एक टेस्ट पोर क्रिएट हो गया। यहाँ पर सलाइवा आ जाएगा और खाने को घोलेगा, तभी सारा फंक्शन शुरू होगा। तो एक बार मैकेनिज्म समझ लो, फिर लिखाती हूँ। हमने खाना खाया, चबाया, चबाने से खाने में से कुछ केमिकल्स निकले। मान लो मैंने कैप्सिकम खाया है, कैप्सिकम में से कोई केमिकल निकला, वो केमिकल यहाँ आ गया और इस सलाइवा में घुल गया टेस्ट पोर में। केमिकल जैसे ही घुला, ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स हैं, इन्होंने केमिकल को डिटेक्ट किया, पहचान लिया कुछ है यहाँ पर, और उस केमिकल का नर्व इम्पल्स बनाकर भेज दिया टुवर्ड्स ब्रेन। अब ब्रेन में एक स्पेसिफिक एरिया है जो बताएगा ये टेस्ट कैसा है, अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है, क्या पहले कभी टेस्ट किया था, क्या हम इसे जानते हैं, मेमोरी है हमारे पास इसकी, ये सारी बातें परसीव करेगा ब्रेन। तो इसीलिए यहाँ पर माइक्रोविलाई हैं कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा
काम उतना ही तेज़ी से होगा। तो जो गस्टैटो रिसेप्टर थे, टेस्ट डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर या खाने में केमिकल डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर, वो इन्हीं सेल्स के ऊपर है। ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर हुआ? तो लिखो ज़रा एक लाइन पहले, ईच टेस्ट बड is approx 70 micrometer into 50 micrometer in size. Each taste bud is approx 70 micrometer into 50 micrometer in size. Next line. Each taste bud consists of लिखो नंबर 1, ये लिखा गस्टेटरी रिसेप्टर सेल या कीमो रिसेप्टर सेल। गस्टेटरी रिसेप्टर सेल या कीमो रिसेप्टर सेल। लिखो इसके आगे, when the chemical in food, इनके आगे लिखोगे when the chemical in food reaches the taste pore, when the chemical in food reaches the taste pore and is dissolved into the saliva, comma, these cells detect the chemical and convert this sensation into a nerve impulse. Next line. This nerve impulse is now carried away to brain. This nerve impulse is now carried away to brain by the nerve fibers. Is now carried away to brain by the nerve fibers. ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2, सपोर्टिंग सेल्स। नंबर 2 है सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स के आगे लिख दो, फॉर रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। फॉर रिपेयर एंड regeneration of gustatory receptor cells. और लास्ट लिखो नंबर 3, बेसल सेल्स। बेसल सेल्स, उनके आगे लिख दो, they divide to form supporting cells. ठीक है, अब आपने साथ में डायग्राम कैप्चर कर लिया होगा। ये हमने वर्टिकल सेक्शन पढ़ा है एक टेस्ट बड का। तो अब हम ये साथ साथ कुछ सेंस ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स आपने सुना होगा कौन कौन से हैं। आइज़ हैं, ईयर्स हैं, ये तो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ लेते हैं। उसके अलावा नोज़ है, टंग है,
तो टंग हमने आज पढ़ लिया यहाँ साथ साथ। नोज़ वाला नेक्स्ट चैप्टर यानी कि रेस्पायरेशन में आ जाएगा। तो अब हम टंग को ख़त्म कर रहे हैं, टंग का काम हमने पूरा पढ़ लिया। एक आखिरी बात और बताती हूँ। देखो, वैसे तो हम सारा नर्व सप्लाई नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर हम साथ साथ ऐसे भी पढ़ लेंगे ना तो हमें और आसानी से याद हो जाएगा। तो हम टंग के ऊपर नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले टंग पे जो नर्व सप्लाई है वो है क्रेनियल नर्व नंबर 7, जिसको कहते हैं फेशियल नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 7 पेयर में है और इस नर्व का नाम है फेशियल नर्व। इसका फंक्शन है टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग फॉर टेस्ट। जो टंग का ओरल पार्ट था, इस ओरल पार्ट में 2/3 हिस्सा, कुछ एग्जैक्टली नहीं कि ये वाला या ये वाला, बीच बीच में से 2/3 पार्ट में से जो टेस्ट सेंसेशन टंग से उठा करके ब्रेन के पास ले जाती है, वो वाली नर्व कौन सी है? क्रेनियल नर्व नंबर 7। तो लिखते जाओ साथ साथ। पहला नर्व जो टंग के ऊपर आता है वो है क्रेनियल नर्व नंबर 7, फेशियल नर्व for two-third part of tongue for taste। तो जो मैंने कहा ना, नर्व फाइबर्स टेक अवे सिग्नल टू ब्रेन, वो नर्व एक यही है फेशियल नर्व। दूसरा क्रेनियल नर्व नंबर 9, ग्लॉसो फेरेंजियल नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 9, ग्लॉसोफैरेंजियल नर्व। इसके आगे लिखना 2 remaining 1/3 part of tongue, 2 remaining 1/3 part of tongue for taste। जो हिस्से छोड़ दिए फेशियल नर्व ने, वहाँ सबसे ये ले आएगा। रिपीट कर रही हूँ। सेकेंड नर्व है क्रेनियल नर्व नंबर 9, ग्लॉसोफैरेंजियल नर्व। 2 1/3 या लिख लो 2 remaining 1/3, 2 remaining 1/3 part of tongue for taste, 2 remaining 1/3 part of tongue for taste। तीसरा क्रेनियल नर्व नंबर 12, हाइपोग्लॉसल नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 12 नाम है हाइपोग्लॉसल नर्व फॉर मूवमेंट ऑफ टंग। टंग की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगी तभी हम टंग यूज़ कर पाएंगे सब काम के लिए, खास करके बोलने के लिए। सो cranial nerve number 12, hypoglossal nerve is required for the movement of tongue। तो आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और उनमें से 3 पेयर ऑफ नर्व सप्लाई करते हैं टंग को, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 12।
तो देखो, अभी हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला ही पार्ट पढ़ रहे हैं, माउथ। माउथ के अंदर हमने पहला एसोसिएटेड स्ट्रक्चर खत्म कर लिया जो था टंग या लिंगुआ। अब हम माउथ का एसोसिएटेड दूसरा स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं, टीथ। नंबर 1 ही चल रहा है, मैं फिर बोल रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसमें हमने टंग खत्म करा, अब शुरू कर रहे हैं टीथ। तो देखो, सबसे पहले हम टीथ का स्ट्रक्चर देखने से पहले टीथ के कुछ टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, अलग अलग बेसिस पर देखेंगे। तो टीथ के नीचे लिखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर different types of teeth, comma, on different bases. There are different types of teeth, comma, on different bases. ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ। टाइप 1, on the basis of attachment of teeth, on the basis of attachment of teeth. Acrodont, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। चलो डिफरेंस समझो। एक्रोडोंट दांत वो हैं जो जॉ बोन, ये हड्डियां होती है ना दोनों ऊपर नीचे, हर हड्डी पर, इन्हीं हड्डियों पर हर एक दांत सिर्फ चिपका है। ये मान लो मैंने जॉ बोन दिखाया, इसके ऊपर बस दांत चिपका हुआ है, कोई सॉकेट के अंदर नहीं फिक्स्ड है। तो कोई सॉकेट नहीं बन रहा, बस ऐसे जॉ बोन है और इस पर दांत चिपकते जा रहे हैं। तो ऐसे चिपके हुए दांतों को एक्रोडोंट कहते हैं, जो सीधा सीधा चिपके हुए हैं। अगर दांत चिपका है लेकिन सीधा चिपकने के साथ साथ वो साइड में भी चला गया, देख रहे हो, इस तरह से फिक्स हो गया, तो चिपका हुआ है, इसमें भी कोई सॉकेट नहीं है, चिपका है, लेकिन चिपकते चिपकते ही ऐसे साइड में भी चिपक रहा है, तो अंदर तक थोड़ा चिपक गया। तो फ़र्क समझ आ रहा है? इसके कंपैरिजन में उसका चिपकना, अटैचमेंट थोड़ा सा बेटर होगा। ऐसे दांतों को प्लूरोडोंट कहते हैं। तो एक्रोडोंट टीथ वो हैं विच आर अटैच्ड टू द जॉ, विच आर अटैच्ड टू द जॉ सिंपली, मतलब सीधा सीधा। द टीथ विच आर अटैच्ड टू जॉ लेटरली, लेटरली मतलब साइड तक जाकर के चिपक रहे हैं, वो क्या है? प्लूरोडोंट। और थीकोडोंट दांत वो हैं जो, ये देख रहे हो,
ये जॉ दिखा रही हूँ मैं हर डायग्राम में, ये सब जॉ है और जॉ के अंदर एक सॉकेट बन रहा है। जैसे हम मोबाइल को सॉकेट में फिक्स कर देते हैं ना, मोबाइल के चार्जर को, तो जैसे मोबाइल का चार्जर सॉकेट में एकदम फिक्स हो जाता है, वैसे ही ये दांत इस तरह से इस सॉकेट में एकदम फिक्स हो जाएंगे। इस सॉकेट को एल्वेओलस कहते हैं। तो देखो, एक्रोडोंट टीथ के नीचे लिखोगे एक्रोडोंट, these teeth are directly attached to the jaw. These teeth are directly attached to the jaw. Example, example कहाँ कहाँ पर हैं ये? Fishes, frog and some reptiles. Fishes, frog and some reptiles. Pleurodont में these teeth also attached to the jaw. These teeth also attached to the jaw, but also attached laterally. साइड से भी attached हैं. These teeth are also attached to the jaw without any socket. These teeth are also attached to the jaw without any socket, but also attached laterally, side से. Example, found in some snakes and some lizards. Found in some snakes and some lizards. Last, thecodont. Each tooth is fixed. Each tooth is fixed inside the socket or alveolus of jaw. Each tooth is fixed inside socket or alveolus of jaw. Example, crocodile जो कि रेप्टाइल है, दूसरा डायनासोर्स अगेन रेप्टाइल, और तीसरा मैमल्स, सब मैमल्स में. तो क्रोकोडाइल, डायनासोर एंड मैमल्स में थीकोडोंट टीथ है. ठीक है, थैंक यू.